मैं जगन्नाथ मंदिर के पास जो 18 मठ तोड़े गए हैं, जिसमें से कई मठ हैं। एक मंगू मठ है, ये एमआर मठ का हिस्सा है, राधा वल्लभ मठ है, बड़ा अखाड़ा है, दक्षिण पार्श्व मठ है, उत्तर पार्श्व मठ है। और जब आप देखेंगे कि ये जो 600-700 साल पुराने मठ थे, उन्हें तोड़ दिया गया। ये पूरा इलाका जो है डेसिमेट कर दिया गया पूरी तरह से। और उसमें बचा क्या है कि नहीं हम बड़े धार्मिक सरकार हैं और हमने देखिए आपके मंदिर को नहीं टच किया है। गर्भगृह जहाँ भी मंदिर है मठों के अंदर, उसको हमने सुरक्षित रखा है। जब आप इसकी तहों में उतरते जाते हैं तब आपको पता चलता है कि 3 एक्ट्स का वायलेशन हुआ यहाँ पे। एक है लैंड एक्विजिशन एक्ट, कि ये ज़मीन किसकी है उसके तहत ये होगा। दूसरा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, कि पूजा पाठ की जगहों को या जहाँ भी धर्म कर्म होता है वैसे जगहों को आप टच नहीं कर सकते, उसमें ना कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, वो जैसा है स्टेटस को मेंटेन करना है। और तीसरा एक्ट जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है, मतलब अलग अलग राज्य अलग अलग तरह से उसे अप्लाई करते हैं। किसी के यहाँ 100 साल से पुराना एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में आता है, कहीं 75 साल में आता है। यहाँ पे 600-600 700-700 साल पुराने मठों को तोड़ा गया। और किस नाम पे कि हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और अभी मैं पूरा घूम के आया हूँ, रात में भी मैं यहीं पे घूम रहा था। सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पे यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं। कोई भी आदमी कुछ भी लेके यहाँ आ जा सकता है। हाँ, पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुलिस भी किसी से पूछ नहीं रही उसके बैग में क्या है, कहाँ क्या लेके आया। तो लगता है कि ये एक बहानेबाजी। दूसरा हिस्सा जो है इसका, जैसे एक एमआर मठ है, एक राधा वल्लभ मठ है। एमआर मठ जो है उसके सामने एक रघुनंदन लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें उड़िया कल्चर और भाषा जो है उसको लेके कई हज़ार पांडुलिपियाँ और कई लाख किताब बोली जाती है। उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और उसमें अब जब उसका इन्वेंट्री लिस्ट जब बनाया जाता है तो उसमें अब कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कुछ चंद हज़ार किताबें और पांडुलिपियाँ बची हैं। वो कहाँ पहुँची हैं, किस जगह पे गई हैं, ये भी एक जानने की बात है। ये भी प्रश्न जो है पूछा जाना चाहिए कि ये जो भगवान जगन्नाथ हैं, उनके साथ उन्हीं के डिवोटी और उनके बड़े बड़े डिवोटी जो अपने बड़े बड़े पार्टी पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं और वो सब लोगों को किस तरह से ठग रहे हैं। आइए मैं आपको एक टूर पे ले चलता हूँ। मैं लोगों से मिलूँगा, मैं जानकारों से बात करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात करूँगा और इस पूरे प्रक्रम का एक पूरी कहानी जो लार्जर पिक्चर है वो देने की कोशिश करूँगा। जय जगन्नाथ। जब हमने पूछा कि आप क्यों तोड़ दिया ना, वो इलीगल ऑक्यूपेशन में थे, वहाँ इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। अरे इलीगल एक्टिविटी होती तो पुलिस से कह के बंद कराओ। इलीगल ऑक्यूपेशन था तो उसको एंक्रोचर को बाहर निकालो। लॉ ऑफ द लैंड इज़ सफिशिएंट, अगर आपका घर किसी ने कब्जा करे तो आप घर तोड़ दोगे? अगर आपके घर में कोई तो आग लगा दोगे घर को? क्या आपने इतिहास खत्म कर दिया। अभी जब कोई बाहर से आते हैं, हमारा जो उड़ीसा का कल्चर है, कल्चर और हेरिटेज के लिए उड़ीसा फेमस है, वो कल्चर तो खत्म हो गया। वो हेरिटेज क्या दिखाएंगे? ये मॉडर्नाइजेशन। ऑल एंड सडन बुलडोजर लग गया और एमआर मठ को तोड़ दिया गया। सब क्रिमिनल ऑफेंस के लिए एएसआई भी केस फाइल करना चाहिए। एएसआई भी चुप बैठा है। यहाँ का जो एएसआई उड़ीसा का वैसे संपूर्ण बने एकदम डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं करते। तो क्यों भारत सरकार ने इसको खुलकर रखा हमको पता नहीं। उनका ऑफिस से 200 मीटर दूर डिमोलिशन हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा, वो रोक नहीं पाए। मट्ठे किस लिए टूट रही हैं कोई पता नहीं। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किस लिए लिया है, क्यों लिया है, हमें कोई कुछ नहीं बताया जा रहा। सब कुछ चीज़ें जो है वो अंदर रैप्ड रखी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा प्रदेश ने यहाँ पे 1 लाख रुपए जमा करके दिए हैं इस डिमोलिशन के लिए। संबित पात्रा इस पे चुप है, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। बाकी के लोग जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने भी इस बात की बड़ाई की है कि हाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये जो मठों को तोड़ा जा रहा है। ये भी एक कड़वा सच है कि सबसे मिसमैनेज मंदिर अगर कोई इंडिया में है और वो भी इस श्रेणी का एक धाम जो है, वो पूरी मंदिर है। इस पे आप कोई दो राय नहीं है। जब मठ टूटते हैं तो सब्जी मंडी बनती है, जब मठ टूटते हैं तो कहीं टॉयलेट बनता है, और जब मठ टूटते हैं तो कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनता है। आप सोचिए कि हज़ारों करोड़ रुपए का ये जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है वो सरकार करती है और उसके बाद उसे पता नहीं चलता कि ये जो जगह इन्होंने 75 मीटर के दायरे में जो मठों को तोड़ा है उसका क्या किया जाए। तो उसकी परिणति इसी सब्जी मंडी में होती है, जहाँ परवल बिक रहा है, सहजन बिक रहा है, आलू है, कहीं कटहल बिक रहा है। और भगवान जगन्नाथ मुझे लगता है काफ़ी प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनको बचाने के लिए जो 18 मठों की एक श्रृंखला इसके आसपास थी, जो श्रीयंत्र के डिज़ाइन के ऊपर बनी हुई थी,
वो अब गायब हो चुका है। वहाँ पे सपाट है और वहाँ पे टाइलें हैं और वहाँ पे बड़ी ही मतलब बड़े ही प्यारे प्यारे पेड़ पौधे। जगन्नाथ मंदिर का जो लैंड है रिकॉर्डेड तकरीबन 40 से 45 हज़ार एकड़ है, पर इतना ही शायद अनरिकॉर्डेड भी है, क्योंकि सारे जो लैंड रिकॉर्ड है, क्योंकि इनका लैंड सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, बहुत से और 8 राज्यों में भी है। और उस समय से है जब उड़ीसा एक स्टेट बना भी नहीं था, मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था। उड़ीसा के 3 भाग थे, जो साउथ वाला पोर्शन था मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में था, नॉर्थ वाला था बंगाल प्रेसिडेंसी के, और जो संबलपुर का रीजन है ये सेंट्रल प्रोविंसेस में जाता था। तो जब ये कार्व आउट हुआ, काफ़ी सारे लैंड रिकॉर्ड या तो अपडेट नहीं हुए थे, स्पेशली ये जिन्होंने मंदिर को दान वान दे रखा था, बिक्वित कर रखा था, तो जिसका इंटरेस्ट था उसने तो अपने रिकॉर्ड निकाले। तो ये जब बिजू पटनायक जी ने तकरीबन 20 साल पहले ये उद्यम शुरू किया था कि कितना ज़मीन है हमारे पास उसका हो, तो उसके बाद इन्होंने कुछ प्रयत्न किए थे और जितनी ही उड़ीसा में जितने ज़िले थे तो उन सब से इन्होंने जहाँ तक था, क्योंकि देखिए सिर्फ जगन्नाथ जी की ज़मीन नहीं थी, सब मठों की भी ज़मीन थी, मठ डायरेक्टली लिंक्ड थे। जब मठों का डिसोल्यूशन हो गया तो ऑटोमेटिक वो ज़मीन भी सोच लेगी कि ये मंदिर की ही है। और काफ़ी उड़ीसा में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, महाराजा भी थे, प्रिंसली स्टेट फ्यूडिटरी स्टेट दोनों थे। तो काफ़ी जने ने ऐसे वो तकरीबन उनका जो ये मेन देवता जगन्नाथ जी ही थे, तो सब ने ही ऐसी ज़मीनें दे रखी थी। ये सच है कि बहुत सी ज़मीन जो है वो लोगों के कब्जे में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है और बहुत ऐसी जगह में है, बाकी जो अपने पीठ हैं वहाँ पर भी है। तो उड़ीसा में जो ज़मीन है ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी 8000 एकड़ जो पूरी कोणार्क मरीन ड्राइव में थी वेदांता यूनिवर्सिटी को देने की बात हुई थी। और ये भी नहीं है कि उन्होंने कुछ ज़मीन बेची नहीं है, पहले भी बेच दी गई है। काफ़ी ज़मीनें जो सेवायत हैं, जो मंदिर के सेवादार हैं, पूजा पंडे हैं, उनके कब्जे में है, पर उनके नाम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ज़मीन जगन्नाथ जी की है, बट दे आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स, उनको जो फ़ायदा है वो कर रहे हैं। तो उनके भी बहुत सारे क्लेम हैं। और कुछ ज़मीनें बहुत ऐसे, हल्द्वानी में 1-2 मंजिला घर है, बिहार में सिर्फ आधी एकड़ ज़मीन है, किसी राज्य में 3-4 एकड़ ज़मीन है। तो इनको एडमिनिस्टर करना भी ईजी नहीं है। तो सरकार का ये इंटेंशन रहा है कि ज़मीन बेच दी जाए। ये पहले ही बिक चुकी होती, काफ़ी हद तक इसलिए नहीं बिक रही है कि बहुत सारी ज़मीन जो अच्छी ज़मीन है, जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, वो या पॉलिटिशियंस या बड़े स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, या मंदिर के ही जो सेवादार हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उन लोग के कब्जे में है। वो अगर चाहेंगे तो फिर सारी की सारी ही देनी पड़ेगी, तो मुश्किल होगी। तो इसमें अड़ंगे बहुत लगाए गए हैं। और बाकी इमोशनल इशू है, सारी ज़मीन या तो राजाओं ने दान में दी थी, मंदिर ने तो अपनी ज़मीन खरीदी नहीं थी, या लोगों ने उनको बिक्वित कर दी थी मरने के बाद, जो भी है, या आधी ज़मीन या ज़मीन का टुकड़ा कुछ सीलिंग में भी आ गई थी। तो एक्चुअली रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है, पर जितने भी रिकॉर्ड हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि शायद जगन्नाथ जी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ज़मींदार भगवान हैं। तो अभी जो सरकार का था कि हम बेचेंगे, इन्होंने आइडेंटिफाई की है। और इसमें देखिए मिक्स्ड इंटेंशन है। एक तो सेंटिमेंटल वैल्यू है कि भगवान की ज़मीन भी क्यों बेचोगे, क्यों नहीं, क्योंकि उस ज़मीन से मंदिर को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, दूसरों के कब्जे में है, दूसरे के हाथों में कोई रेवेन्यू नहीं उससे आ रही है। दूसरा, अगर ये ज़मीन बेची जाए काफ़ी पैसा इकट्ठा होगा, हज़ारों लाख करोड़ में भी जाएगा पैसा। ये पैसे को अच्छे काम में लगा सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ तक मालूम पड़ता है इसका कोई डिवोटी वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर में कुछ ऐसी खास इन्वॉल्वमेंट है नहीं। इस मंदिर ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला है, कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोला है, कोई गौशाला नहीं है। यहाँ तो जो आता है अपना भगत भी आता है, उसको खाने के लिए भी मुफ्त में नहीं मिलता है, रहने की भी जगह नहीं है क्योंकि मठ तोड़ दिए। तो सरकार का इसको पर यही है कि ट्रांसपेरेंसी उनको मेंटेन करनी चाहिए। अब ये ज़मीन बेचने में धांधली होगी, जो इंटरेस्टेड होगा वो लेगा, जो होगी, क्योंकि छोटी मोटी ज़मीन नहीं है। गवर्नमेंट खुद मानती है, फ्लोर ऑफ दी असेंबली में बोला है हम 30-34 हज़ार आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद जब बैकलैश हुआ तो उनको विट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने खुद बोला है, झूठ तो बोलेगा नहीं।
तो ये एक इशू है। तो वहीं सरकार की एक ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यकरण करने के लिए एक प्रोजेक्ट आया। वो ज़्यादातर सेंट्रल फंड ही था, स्टेट गवर्नमेंट का फंड नहीं था, सेंट्रल फंड से वो कर रहे हैं। और जो इलीगल, हमारा बात है ये कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में बढ़ाकर सामने रोड को बंद कर जो बनाए थे, दुकान चला रहे थे या कुछ होटल चला रहे थे, उसको तोड़ने से कोई इतराज़ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्या, जो बहुत पुराने 500 साल की 700 साल के जो मठ थे उसको तोड़कर उड़ा दिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी भी वहाँ थे, रघुनंदन लाइब्रेरी, वो भी तोड़ दिए। एमआर मठ, वो जो 700 साल का पुराना मठ है, वैष्णव का बहुत बड़ा मठ है, उसको भी तोड़ दिए। गुरु नानक जहाँ कर रहे थे मंगू मठ, उसको भी तोड़ दिए। तो ये जब तोड़वाई शुरू हुआ, पहले तो सरकार किसके साथ कंसल्ट नहीं किए, और जो लोग बोलते हैं जो हम लोकल आदमी से ले लिए, नो ऑब्जेक्शन ले लिए। जो मठ का जो ट्रस्टी है, एक्चुअली मठ में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ था पूरी में, क्योंकि ओरिजिनल ट्रस्टी सब निकल गए थे। जो आदमी चार्ज में, तो उनको कोई पता नहीं है मठ कितना पुराना है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसको वो बारे में उसको पता नहीं। तो ये सब नो ऑब्जेक्शन वहाँ से हासिल कर लिए और उसको तोड़ दिए। जो बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉ को पूरा खुल वायलेशन हुआ। जैसे मॉन्यूमेंट्स एक्ट है, हेरिटेज एक्ट है, सब एक्ट वायलेशन हुआ। और वो जो एक ये दिखा रहा है, एक्सक्यूज़ दिखा रहा है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे 75 मीटर तक एक क्लियरेंस जोन चाहिए हमको, सेफ्टी जोन। वो हमारा बोलना है कि जो एग्जिस्टिंग पुराने स्ट्रक्चर थे उसको रख सकते थे, उसको वो जो एक्टिविटी वहाँ होता था, ह्यूमन एक्टिविटी, उसको बंद कर सकते थे। वो आदमी को वो जो अनुष्ठान वहाँ चल रहे थे, उसको अलग जगह पर जगह देकर वो जो उसका प्रैक्टिस वहाँ वो प्रैक्टिस कर सकते थे। और जो पुराना स्ट्रक्चर ऐसे एज इट इज़ छोड़ सकते थे, जो कि टूरिस्ट जाकर देख सकते थे या भक्त जाकर देख सकते थे। उसमें सिक्योरिटी का कोई रिस्क होने वाला नहीं है। वो भी चीज़ हम उठाए। और इंटैक्ट तरफ से भी एक मतलब एक ग्रीवेंस दिया गया था चीफ मिनिस्टर को जब तुड़वाई हुआ था 2019 में, लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ। तो सब तोड़ दिए। जो हिंदुओं का सालों भर तो 100 साल का जो हमारा जो ऐतिह्य थे उसको पूरा तोड़ दिया पूरी में। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ देश का, सारा विश्व का नुकसान मैं बोलूँगा, क्योंकि वो चीज़ आप जितना भी पैसा भी खर्च करोगे, वो चीज़ आप दोबारा कभी पढ़ नहीं पाए। और जो लाइब्रेरी भी चला गया उतना, वो जो लाइब्रेरी रघुनंदन लाइब्रेरी, वहाँ बहुत पुराना संस्कृत का किताब थे, पोथी थे, तालपत्ता का जो पोथी आता है उड़ीसा में ज़्यादातर। उड़ीसा आपको पता है जो सारा विश्व में मैक्सिमम तालपत्री उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में मैक्सिमम तालपत्री संस्कृत में है, उड़िया में है, पाली में है, सब भाषा में लिखा जाता था तालपत्री पहले। तो रघुनंदन लाइब्रेरी में बहुत तालपत्री थे, जो पोथी थे, जो अभी साफ हो गया, किसी को पता नहीं कहाँ गया वो 2015 के जजमेंट आने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस में क्या किया, ये जितने सारे मठ है उनको बोला कि नवकड़ रहे, उसके लिए थोड़ा बहुत जगह चाहिए हमको, तो आप मठ से थोड़ा थोड़ा जगह हमको पैसा लेकर बेच दीजिए। तो ये मठ का महंत जो, वो तो पैसे के भूखे हैं, उन्होंने देखा ठीक है भाई, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, हमारा मठ का तो इतना सा कुछ कोई क्षति नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, तो हम बेच देंगे। तो कोई 200 फीट, कोई 20 फीट, कोई 10 फीट, ऐसा करके उनसे खरीद लिया। वो एक्सपेरिमेंट था, परीक्षा चल रहा था कि ऐसा करने से हम कितने सक्सेसफुल बाद में होंगे। तो उसके बाद जब जगतगुरु शंकराचार्य के मठ में मीटिंग हुआ, वहाँ जगतगुरु शंकराचार्य ने बोला कि लिटिगेशन के लिए जितने सारी एक्सपेंस पैसा खर्च होगा उसको मैं बियर करूँगा, आप लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अशोक जी जैसा बोल रहे हैं आप वैसा ही केस कीजिए, उसी हिसाब से केस कीजिए, हारना जीतने की बात आप चिंता मत कीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, पैसा खर्च करूंगा, और मेरा विश्वास है कि जजमेंट हमारी तरफ आएगा। तो उन्होंने बोला कि हम 1-2 दिन के बाद बताएंगे। वो सारे उसके सारे महंत फिर चुप रह गए। जब चुप रह गए, जब पहले एमआर मठ का तोड़ने का बात आई, उस वक्त एमआर मठ के महंत ने टेम्पल के साथ बातचीत किया। बातचीत करने के बाद टेम्पल ने की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको बताया कि आप एक पोर्शन हमको छोड़ दीजिए, जिस तरह 2015 में हुआ था, आप हमको छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास रहेगा। वो राजी हो गया। किसको ये कानों कान पता नहीं चला कि ऐसा एक मूव चल रहा है, ये कम्प्लीटली सीक्रेट हुआ। एमआर मठ और प्रशासन के भीतर ये अंदर की बात है, उसमें क्या कितना पैसा दिया गया, कितना लिया गया, वो हमको नहीं मालूम। तो
ऑल एंड सडन बुलडोजर लग गया और एमआर मठ को तोड़ दिया गया। दोस्तों ये है मंगू मठ, या शायद ये था मंगू मठ। यहाँ पे बाबा नानक आए थे और उन्होंने यहाँ पे आरती लिखी थी, जो कि शायद गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई है। आप सोचिए कि इस तरह के मठ जब तोड़ दिए जाते हैं और मंदिर के सामने, तो उसकी ऊर्जा शक्ति में कितना ह्रास होता होगा, उसके बारे में सोचिए। और दूसरी चीज़ जो है, इसकी ऐतिहासिकता जो है कि इतने बड़े बड़े महापुरुष और देवता तुल्य पुरुषों की जो ख्याति है, धरोहर है, जो हमें पास ऑन करनी चाहिए थी, वो जो है इस तरह से तोड़ के बचा जाती है कि नहीं, हमने आपके मंदिर को सहेज के रखा है। हमने सबके सामने हाथ जोड़कर विनतियाँ की कि देखिए ये एक ऐतिहासिक जगह है, ये सिखों की के साथ जुड़ी हुई जगह है, जो कि गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ी जगह है, जो कि जगन्नाथ प्रभु के साथ जुड़ी हुई जगह है। इसको आप मत तोड़िए और इसका एक ऐतिहासिकता है। मगर गवर्नमेंट ने हमारे इतनी बेनतियों करने के बाद भी, इतना हमने सितंबर 11 को हमने मेमोरेंडम डाला, तभी तक क्या था कि सब मठों को तोड़ा जा रहा था। हमको नहीं पता किस कारणवश मठों को तोड़ा जा रहा था, कौन डिसाइड किया था। वो जो 75 मीटर का दायरा था, हमने पूछा आप हमें बताइए कि ये 75 मीटर का दायरा किसने फाइनल किया है कि आप 75 मीटर तोड़ेंगे। आप तो 50 मीटर भी तोड़ सकते हो, 60 मीटर भी तोड़ सकते हो, 100 मीटर भी तोड़ सकते हो, मगर 75 मीटर ही क्यों, किसने फाइनल किया? हमको कोई जवाब कहीं से नहीं मिला। उसके बाद में हमने जगह जगह सबसे अपील की, सबसे बोला गया, मगर फाइनली 8 दिसंबर को वो जगह को तोड़ दिया गया। जब जगह मंगू मठ को टूट रही थी, उस वक्त भी जाके हमने हाथ जोड़ जोड़ के बेनतियां करी कि देखिए ये सिखों के साथ में जुड़ी हुई जगह है, ये पवित्र स्थान है, इसको मत तोड़िए। हमको कहा गया कि नहीं, यहाँ पर इलीगल जो लोग घुसे हुए हैं, इसकी वजह से अगर जगह को नहीं तोड़ा जाएगा तो जो है ये जगह तब तक वो लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट रहता है, जहाँ कुछ इस तरह के काम होते हैं, उसका किसकी जिम्मेवारी बनती है? सरकार की बनती है वो जगह को खाली करवाना, कि वो जगह को तोड़ के साफ़ कर दिया जाए? इतनी पुरानी मठें, हज़ार साल पुराने मंगूड़ी मठ, एमआर मठ, कितनी ऐतिहासिकता है उसकी। सबको ऐतिहासिक तो ख़त्म कर दो, इतिहास तो ख़त्म हो गया और इतिहास का कुछ नहीं बचा है। आपने अभी क्या किया, क्या सुंदर किया, मॉडिफिकेशन करके आपने इतिहास ख़त्म कर दिया। अभी जब कोई बाहर से आते हैं, हमारा जो उड़ीसा का कल्चर है, कल्चर और हेरिटेज के लिए उड़ीसा फेमस है, वो कल्चर तो ख़त्म हो गया, वो हेरिटेज क्या दिखाएंगे? ये मॉडर्नाइजेशन। देखिए, यहाँ जो लिंगराज मंदिर का डेवलपमेंट का बात चल रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट के बाद जो शुरू करा है, तो इसमें यहाँ पर हम इसको डेवलपमेंट को स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मठ और मंदिर है उसको तोड़ना हमारे यहाँ का स्थानीय लोग और मंदिर के जो सेवायत लोग हैं उसको विरोध कर रहे हैं। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने एक मठ है, उसका नाम है गोपाल तीर्थ मठ। उसके बाजू में और एक मठ था जिसका नाम था शिव तीर्थ मठ, जो उस मठ को रातों रात यहाँ से गायब कर दिया गया। और उसके अंदर जो भगवान थे, लिंग था और शिलाग्राम था, उसको भी किसी ने यहाँ से ले गया और उसको लेकर कहाँ भी रखा गया है, अभी तक कुछ उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरे पीछे में और एक टेम्पल है, सुख और सारी का टेम्पल है, उसके बाजू में भी कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज मिला था पुराने ज़माने का, और एक मंदिर भी वहाँ पर निकला है। तो उसको भी यहाँ के जो कंट्रैक्टर था उसको रातों रात यहाँ पर डोजर लगा के उसको निकाल दिया, खोल दिया और उसको लेके कहाँ पर फेंक दिया उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और कुछ भी उसको मालूम नहीं है कैसे यहाँ पर खुदाई होता है, कैसे यहाँ के जो पुराने तत्व है इसको कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल है, और कितना इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पर, कौन सा ये जो पुराने जो ज़माने के जो मंदिर है उसको निकालने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है, उसके बारे में कुछ नहीं है। और रातों रात आया, लाइट लगा दिया, डोजर लगा दिया, खोल के सब ले गए। कोई परमिशन नहीं लिए एएसआई से,
जिस वजह से वो उनको पता नहीं है कहाँ क्या कौन सा चीज़ है, तो वर्क्स डिपार्टमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्टर लगा दिए और बिल्कुल बुलडोजर लाकर एक्सकावेटर लाकर सब तोड़ना शुरू कर दिए, खुदाई कर लिए। बहुत पुराने मैंने 1000 साल 1200 साल का पुराना स्ट्रक्चर अभी तोड़ दिए वो, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे इतना अच्छा हुआ जो हम लोग इंटा का एक टीम गया, उसको वेरिफिकेशन किया, उसके बाद रुक गया, काम रुक गया, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे नुकसान हो चुका है। तो ये सब जो चीज़ हो रहा है उड़ीसा में, आप भुवनेश्वर भी देखिए, तो ये गलत चीज़ है, सब लॉ वायलेट करता है। और नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर, वो सब बोलते हैं जो वो अपने आप बोलते हैं जो हम कल्चर एंथुजियास्ट है, इंटा का फाउंडर मेंबर है, ऐतिह्य तक उनका संरक्षण के लिए बहुत उनका इच्छा है, लेकिन एक्चुअल मैंने रियलिटी में वो कुछ नहीं हो रहा है। उसे सब तोड़ने के ये क्यों, एक्चुअल मेन कारण है क्या, बहुत सारे रुपया आ रहा है सेंटर से, तो वो जो पैसा ह्यूज फंड मैंने 1000 करोड़ का फंड आ रहा है ब्यूटिफिकेशन रेनोवेशन के लिए, पिलग्रिमेज साइट के लिए, तो इस फंड कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके लिए ये सरकार एब्सोल्युटली मैंने बेपरवाह हो गया। तो जो ऐसे तोड़ना है उसके बाद वहाँ उसका ऊपर कुछ बिल्डिंग बनाएगा। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि वो अनसेंट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो आमसर एक्ट जो अनसेंट मॉन्यूमेंट एक्ट है उसमें क्या है, उसमें है कि अगर कोई भी जगह अनसेंट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर हो जाता है, उसके 100 मीटर के अंदर सब कुछ बंद है, प्रोहिबिटेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के बिना परमिशन से कुछ भी नहीं हो सकता, ना डिमोलिशन ना कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद 200 मीटर जो है वो रेडियस वो है रेगुलेटेड एरिया है, वहाँ उनके परमिशन से कुछ हो सकता है, वो उसको कंट्रोल करेंगे। नहीं आप ऐसा नहीं बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो जब उन्होंने तोड़ने की बात कही, हमने केस किया, तो हमने दूसरा प्ली लिया था कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लिया है, वो जगह प्रोटेक्टेड एरिया है, वो ऐसे नहीं तोड़ सकते। उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने उनको एक शो कॉज नोटिस कर दिया कि आप कैसे तोड़ दी। ये सब क्रिमिनल ऑफेंस के लिए एएसआई भी केस फाइल करना चाहिए। एएसआई भी चुप बैठा है। यहाँ का जो एएसआई उड़ीसा का वैसे संपूर्ण मैंने एकदम डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं करते हैं। तो क्यों भारत सरकार ने इसको खुलकर रखा हमको पता नहीं। उनका ऑफिस से 200 मीटर दूर डिमोलिशन हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा, वो रोक नहीं पाए। तभी जब पब्लिक हल्ला हुआ, जब पॉलिटिकल पार्टी हल्ला किया, इस सांसद मैडम जब हल्ला की, उसके बाद इन लोग सामने में आए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बॉम्बिंग्स होती हैं, या फिर आप सीरिया या लेबनान, लीबिया, इन सब जगहों को देखते हैं, तब जैसा डिस्ट्रक्शन होता है वो है। यहाँ पे सेवायतों के एसोसिएशंस थे, उनके कुछ घर थे और कुछ मठ थे जिन्हें तोड़ा गया है। और यहाँ पे सेवायतों को कहा गया कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको न कंपनसेशन मिला है न घर मिला है। इसकी जगह पे कहीं पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया गया है, कहीं पे बोला गया है कि नहीं आप 2 किलोमीटर दूर जाके रहिए। अब ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है सेवायत वाली, क्योंकि जब तक वो मंदिर के पास नहीं रहेंगे तब तक चाहे जा रहा है गर्मी, बरसात, हेल स्टॉर्म आ रहा है, ओला गिर रहा है, वो तुरंत ही जो भी सेवाएं उनको देनी होती है टेम्पल में, वहाँ जाके वो देते हैं। आप सोचिए कि 2 किलोमीटर दूर उनका अगर घर दिया जाए तो वो कैसे पहुँचेंगे, और उन्हें पैदल आना पड़ता है, खाली पाँव आना पड़ता है। ये सारे उनके कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं, उन्हें वैसे ही करना होता है। तो ये डिस्ट्रक्शन ये भी बताता है कि कैसे बिना सोचे समझे जब सरकारें काम करती हैं तो ब्यूटिफिकेशन तो हो जाता है, आप पेड़ पौधे लगा देते हैं, लेकिन जो फंक्शनल पर्पस होता है किसी भी चीज़ का, चाहे मठ हो, सेवायत हो, वो जो है जब आप बिना किसी विज़न के साथ काम करते हैं तब वो इसी डिस्ट्रक्शन में तब्दील हो जाता है और सरकारें कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। जब यहाँ केस है, यहाँ के पहले से ये कि अंडरस्टैंडिंग था, जो बाद में पता चला कि हाई कोर्ट के जज जो हैं उनको इम्प्रेशन दिया गया था ये जो हो रहा है भक्तों के लिए अच्छा हो रहा है, ये जो मठ है ये ठीक से सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसको तोड़ने से, थोड़ा बहुत तोड़ने से कोई गलत नहीं होगा। अब जो भक्त लोग आएंगे, जो यात्री आएंगे, वो आराम से जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। जब ऐसा बोला गया था तो ये भी सॉफ्ट हो गए थे, उड़ीसा हाईकोर्ट के जो जजेस वो सॉफ्ट हो गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो बाद में आएगा,
पहला अगर वो लेना चाहते हैं तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वो ले पाएंगे। उस विदाउट फॉलोइंग लैंड एक्विजिशन एक्ट प्रोविजंस ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट दे कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टीज। तो स्टे मिल गया हमको। स्टे मिलने के बाद हम आराम से बैठ सकते थे। फिर हम एजिटेशन की बात चला रहे थे कि वहाँ क्या हुआ, उन्होंने एक के बाद एक मठ को गेन ओवर करने लगा। मैंने पहले बताया था कि बड़ा अखाड़ा मठ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे लोग उसको खड़े हुए थे। एक कड़न बनाया था, ह्यूमन का चेन बनाया गया था रोकने के लिए, और कैसे 2 दिन के बाद वो बेचा गया। उसी तरह ये जितने सारे स्टे लिए थे, त्रिमाड़ी मठ, राधाबली मठ, मंगू मठ, फिर दक्षिण पार्श्व मठ, उत्तर पार्श्व मठ, जितने सारे मठ जिनको सब स्टेज दिया गया था वो भी अंडर हैंड डील हो गया। उन्होंने सब मठ को बेच दिया। उनको ऊपर ये इम्प्रेशन दिया गया कि क्योंकि प्रॉपर्टी जगन्नाथ जी का है, अगर लैंड एक्विजिशन होगा तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ घर जो बिल्डिंग है उसका पैसा मिलेगा। अगर आप हमारे बात पे राजी हो जाएंगे तो आपको ऑफिशियली तो जो भी देंगे वो लैंड एक्विजिशन के हिसाब से देंगे, और अनऑफिशियल जो भी देंगे वो अलग बात है। तो उन्होंने राजी हो गए। जब तोड़ा गया उसको, हमने हाईकोर्ट का आया तो हाईकोर्ट ने बोला अरे उन्होंने तो बेच दिया, उसको बेचने के बाद हम क्या करेंगे। वहाँ जब हम अनसेंट मॉन्यूमेंट के बगैर बात बोला, उस वक्त क्या हुआ ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो शोकॉज नोटिस हुआ था उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहाँ से स्टेप्स लेना चाहिए था। गवर्नमेंट उड़ीसा को बोलना चाहिए था ना, नहीं आप नहीं तोड़ सकते। क्या हुआ, उनको दबा दिया गया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ है। जो उड़ीसा में जो सरकार चल रही है बीजेडी सरकार, वो पूरा केंद्र सरकार के साथ मिलीजुली सरकार चल रही है। तो इसलिए नवीन पटनायक घुसा हो जाएगा, उसके लिए कोई बोला नहीं। ना माननीय मंत्री हमारा धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोले, ना प्रताप षडंगी कुछ बोले, कोई कुछ बोले नहीं। ना जो कंटेस्ट कर रहे थे पुरी का जो सांसद कैंडिडेट थे बीजेपी का संबित पात्र, वो भी बिल्कुल चुप बैठे। तो ये सब जितना हुआ हमको बड़ा दुख है, जो इतना बड़ा ऐतिह्य हम हराए, और हमको अगले पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी जो इतना हम लोग चुप बैठे कुछ नहीं कर पाए। दिसंबर 2019 की बात कर रही हूँ मैं। जब उसके बाद जब कोविड आ गया, कोविड के बीच में पंजाबी मठ की ऐतिहासिकता ये है कि गुरु नानक देव जी के टाइम से पंजाब से चल के संगत उड़ीसा आती और वो संगत आके पंजाबी मठ में विश्राम करती। मतलब इतनी बड़ी जगह जो है, इतनी बड़ी जो ऐतिहासिक जगह है, उसको कोविड के टाइम पे, क्योंकि लोगों को वहाँ जाना अलाउड बंद कर दिया गया, कोविड के टाइम के चुपचाप सरकार ने तोड़ के उसको ख़त्म कर दिया कि कोई ना तो इसका ऑपोजिशन कर सकेगा, ना तो कोई इसके बारे में कोई बात कर सकेगा, चुपचाप काम ख़त्म कर दीजिए। हमने जब बोला कि ये जगह को आप मत तोड़ो, आप उसको छोड़ दो, मंगू मठ हो, पंजाबी मठ हो, तो हमको बोला गया देखिए जी, मंगू मठ हमने नहीं तोड़ा है, हमने वो जो आपकी अंदर यहाँ पूजा करते हैं ना, मंदिर है, उसको छोड़ दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मठ होता है, मठ किस लिए बनता है? मठ के अंदर में जो मंदिर होता है उसमें पूजा होती है, मगर मठ किस लिए बनता है? मठ इसलिए बनता है कि वहाँ पर लोग आते हैं, विश्राम करते हैं, रिलीजन के बारे में वहाँ बातचीत होती है, बहुत तरह की वहाँ पर जो है डिस्कशंस होते हैं, लोग वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं, इसलिए मठ बनाई जाती है। मठ का मतलब ये नहीं कि आप खाली 8x9 की जगह को छोड़ दो और पूरी मठ को खाली कर दो और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि ये हमने छोड़ दिया है। कहाँ का कौन सा कानून में लिखा है कि किस कानून के आधारित आपने, किस में लिखा है कि आपने ये जो जितने भी मठे तोड़ी हैं, मंगू मठ और पंजाबी मठ भी उसमें इंक्लूडेड है, जो कि सिखों का स्थान है, जो कि सिखों के साथ जुड़ी हुई है, जिसके लिए कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस तक डाले। सुप्रीम कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है, अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। हमको अलग अलग तरह की बातें बोली गई कि नहीं आइए हम आपको दूसरी जगह देंगे, यहाँ जगह देंगे। आज तक तो हमारे साथ कोई और बातचीत हुई नहीं। उसके बाद में सरकार चुप क्यों बैठी है? सरकार क्यों आगे नहीं बता रही है कि हमको पहले तोड़ा क्यों गया,
दूसरा बात है हमको क्या कहा गया था कि हमको जगह देंगे, हमको कहाँ जगह दी गई है। आज के दिन में भी सरकार चुप है। और एक चीज़ है इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमने इतनी जो मेहनत की उसमें थोड़ा सा दोष जो है हमारी यहाँ लोकल जो संगत है उसका भी है, क्योंकि अगर इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया होता तो गवर्नमेंट को हम मना लेते, गवर्नमेंट भी मान जाती। हमें लोकल संगत ने भी सपोर्ट नहीं किया, पता नहीं किन कारणवश उन्होंने क्या समझा, जबकि हमको एसजीपीसी ने सपोर्ट किया, हमको अकाल तख्त ने सपोर्ट किया। अकाल तख्त ने कमेटी भी बनाई है इसको लेके, एक 9 मेंबर की कमेटी बनी है। वो कमेटी के अधीन मंगू मठ के लिए काम भी हो रहा है अभी, मगर सरकार जो है चुपचाप जो है अपना ब्यूटिफिकेशन के नाम पे सब जगह को तोड़ते जा रहे हैं, किसी की कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। जब पहले एमआर मठ का तोड़ने का बात आई, उस वक्त एमआर मठ के महंत ने टेम्पल के साथ बातचीत किया। बातचीत करने के बाद टेम्पल ने की तरफ से प्रशासन की तरफ से उनको बताया कि आप एक पोर्शन हमको छोड़ दीजिए, जिस तरह 2015 में हुआ था, आप हमको छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास रहेगा। वो राजी हो गया। किसको ये कानों कान पता नहीं चला कि ऐसा एक मूव चल रहा है। ये कम्प्लीटली सीक्रेट हुआ एमआर मठ और प्रशासन के भीतर। ये अंदर की बात है, उसमें क्या कितना पैसा दिया गया, कितना लिया गया, वो हमको नहीं मालूम। तो ऑल सडन बुलडोजर लग गया और एमआर मठ को तोड़ दिया गया। उस वक्त एमआर मठ का महंत भी जगत गुरु शंकराचार्य से बातचीत नहीं की, वो उसका अंडरस्टैंडिंग हो गया था। उसको तोड़ने के बाद जब पब्लिक और बुद्धिजीवी जो है वो उसको एजिटेट करने लगे, तब उन्होंने बोला कि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा वो प्ली लेने लगा। तब उस टाइम हमने राइज किया, उसके अगेंस्ट में हम गए। और दूसरे मठ जो थे उनको तब पता चल गया कि ये इनका एक जस्टिस बीपी दास कमीशन बनाया गया था। उन्होंने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि मंदिर के चारों तरफ से 75 मीटर रेडियस में एक जगह निकालो, खुला जगह, जैसे कि जो भक्त लोग आएंगे वो चारों तरफ घूम सकेंगे, ऐसा एक रिकमेंडेशन किया था। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। उस वक्त हम यहाँ उड़ीसा में केस किए और सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL डाला गया था। वो कोई और एक इंडिका ट्रस्ट है तमिलनाडु का, उन्होंने किया था और कुछ 2-4 आदमी किए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब आया केस और यहाँ जब आया तो हमारा ग्राउंड था कि एक है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है और ये कवर्ड है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप का जो डेफिनेशन है उसमें मठ आता है, मंदिर आता है, मस्जिद आता है, गिरजा आता है, गुरुद्वारा आता है और मठ भी आता है। तो मठ जब एक प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको तोड़ना गलत है। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था जो उड़िया है, उन्होंने बोला कि भगवान का मंदिर बेच देना मतलब उनके स्वामित्व से हटा क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उनको रेगुलराइज करो आप और उससे रेंट लो और उसे योगदान की तरह, मतलब नाम भगवान का ही रहे लेकिन लोग जो है वो मतलब पैसे जो है वो भगवान। देखिए 2 डिसीजन आए थे हाल ही में, एक केरला हाई कोर्ट का डिसीजन था, एक तमिलनाडु में डिसीजन था। दोनों हाई कोर्ट के डिसीजन थे, शायद कुछ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में की थी, उन्होंने भी अपहेल्ड किया था। इसमें क्लियर कट कहा गया था कि मंदिर की ज़मीन मंदिर के काम के सिवा और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो तमिलनाडु में हुआ था, उन्होंने मार्केट रेट में लेके तकरीबन 70 एकड़ में कलेक्ट्रेट बना रहे थे, तो उसको भी कोर्ट ने टर्न डाउन किया था कि आप नहीं बना सकते हो। आप मंदिर की ज़मीन अगर लेते हो तो उसी काम में लगा सकते हो जो मंदिर से रिलेटेड हो। किसी भी तरह धर्मशाला बना सकते हो आप, पाठशाला बना सकते हो, गुरुकुल बना सकते हो, आप वहाँ पर अपना कोई दूसरा काम के लिए नहीं ले सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, अब इसको मैनेज करना, देखिए कोई एक लंबा पैच तो है नहीं, किसी गांव में कुछ एकड़ है, कोई गरीब अपना दान दे गया था, किसी राज्य में कहीं है,
कहीं पहाड़ पे है, कहीं दूर आंचल में है, कहीं इनको पता है, कहीं तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, ठीक है, कोई नदी के बीच में है, तो इसको एडमिनिस्टर करना बड़ा मुश्किल होगा, उसमें फिर धांधली होगी। देखिए कोई भी ज़मीन जो भगवान की है वो 99% कब्जे में है, ऐसा नहीं है कि खाली पड़ी है, ज़रूर वो 99% कब्जे में है। और जैसा मैंने कहा आपको, अब ये खेत खलियान तो ठीक है कब्जे में है, वो बेचारा कोई गरीब ही उसको लगाता होगा, पर जो शहरों में पुरी में है, कटक में ज़मीन है, भुवनेश्वर में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, इन सब जगह में जिनके पास है वो कोई ऐसा साधारण आदमी तो होगा नहीं। ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल लोग उसको लैंड माफिया ये सब उसको दखल किया है। अगर उसको जगन्नाथ मंदिर की तरफ से वो बोल रहे हैं कि हम उसको ओपन एक्शन करेंगे, अगर ओपन एक्शन होगा और सही दाम से भी जाएगा तो एक बड़ा अमाउंट जगन्नाथ मंदिर को आ जाएगा। वो अलग बात है, वो पैसा आने के बाद वो कैसा खर्च होता है, उसको सही तरीक़ा से खर्च कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट बना के रख रहे हैं, या उसको भी लूट लेते हैं, वो अलग बात है। देखिए एज सच जो ट्रस्ट बोर्ड है श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड का, वो जो वहाँ के सेवायत हैं, उस टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन उसी को नहीं देख पाता है। एक ये भी एक कड़वा सच है कि सबसे मिसमैनेज मंदिर अगर कोई इंडिया में है और वो भी इस श्रेणी का एक धाम जो है वो पूरी मंदिर है, इस पे आप कोई दो राय नहीं है। वो रख रखाव हो, वो पंडों का बर्ताव हो, वो जो आते हैं धार्मिक लोग जो ये आते हैं श्रद्धा भगत आते हैं, उनकी कोई फैसिलिटी हो। आज भी पूरी मंदिर में एक विकलांग नहीं जा सकता है, आपको व्हीलचेयर की भी फैसिलिटी नहीं है। एक और बात आती है जगन्नाथ मंदिर के बारे में कि अनिल जी बता रहे थे कि ये एक अकेला मंदिर है जो कोई भी धार्मिक या परोपकारी या इस तरह के काम नहीं करता कि अनाथालय खोल ले या बच्चों के लिए स्कूल बनवा ले, कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल चल रहा है। तो इतना पैसा जब उनके पास आएगा, और एक दूसरा एंगल है उनके रत्न भंडार जो है उनका, जिसकी चाबी ये लोग बोलते हैं कि खो गया था। तो ये जो इतना एक तरह से करप्ट है पूरा टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करेगा इन पैसों का? मतलब अगर आ भी गया तो लोगों के मन में यही डाउट है कि वो मैंने बोला ना पहले कि वो पैसा आना चाहिए, लेकिन कैसा खर्च होगा वो एक दूसरी बात है। अभी जो टेम्पल मैनेजमेंट जिस तरह से जिस ढंग से चल रहा है, एक दो साल से तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उससे पहले वो करप्शन का एक सेंटर था। वहाँ क्या होता है, आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक भक्त है, आपने एक जगन्नाथ जी के मंदिर में होम हवन करने के लिए घी दिया, मुफ्त में दिया। वो क्या करेंगे, बिल बना देंगे, हमने इस हवन के लिए इतने घी लाए, वो पैसा खा लेंगे। ऐसा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं चल रहा है। वो करप्शन का एक सेंटर है। लेकिन अब जब एजिटेशन शुरू हो गया, एक दो साल से जब एजिटेशन इसके अगेंस्ट में शुरू हो गया, तो अभी थोड़ा बहुत कंसस हो रहे हैं, कसस हो रहे हैं। लेकिन आपने जो बोला वो सही बोला, वो पैसा आने के बाद करप्शन नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड बोलता है कि ये करप्शन ही होता है। वेदांत को मुफ्त में जगन्नाथ जी का 1000 एकड़ 10,000 एकड़ ज़मीन दे दिया गया, 10,000 एकड़ मुफ्त में। उसको एक जगन्नाथ जी का एक भक्त और पुरी का एक पॉलिटिकल पर्सन उमा बल्लभ दत्त, उन्होंने हाईकोर्ट में केस डाला, लड़ाई किया, वो ज़मीन जगन्नाथ जी को वापस है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वेदांत को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सपोर्ट कर रहा था, नवीन जी सपोर्ट कर रहे थे, तो इसीलिए उसको मुफ्त में दे दिया गया। ऐसा चल रहा था। अभी अगर वो बोल दें कि नहीं हम जो भी बेचेंगे ओपन टेंडर करके खुले ट्रांसपेरेंट बेचेंगे, तो वो सही रहेगा। बेचने के बाद वो पैसा करप्शन होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जिस ढंग से उसका पास्ट रिकॉर्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड जो बोल रहा है, करप्शन का ज़्यादातर संभावना है, वो पैसा ऐसा हेरा फेरी होने के लिए। बाकी रहा आपका जो
रत्न भंडार के बारे में बोला, कोई तो नहीं देखा है क्या है उसमें, हमने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, लेकिन हमको जो रिलायबल सोर्स से जो खबर आता है अभी उसके अंदर कुछ नहीं है। जिसलिए गवर्नमेंट इसको खोलने के लिए हट रहा है। इसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट और उसके जो रूल है उसी हिसाब से 1960 में जगन्नाथ टेम्पल को गवर्नमेंट ने ले लिया। उस वक्त एक चार्ज हैंडओवर टेकन ओवर होना चाहिए था, जो सुपरिटेंडेंट थे गजपति महाराजा, वो चार्ज हैंडओवर करना चाहिए था। चार्ज टेक ओवर गवर्नमेंट की तरफ से एक IAS अफसर वो टेक ओवर करना चाहिए था। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसने चार्ज दिया, कब दिया, किसने लिया, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। उस रूल में लिखा है कि वो आने के बाद उसको वो जो चाबी जो है, जो रत्न भंडार का चाबी, उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी जो ऑफिस है उसमें उसको स्ट्रांग रूम में सील बना के रखा जाएगा। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो जो रत्न भंडार का जो चाबी है वो कब जगन्नाथ ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रखा गया। फिर उसका ऐसा व्यवस्था है कि जो बाहर भंडार है और जो बाहर का जस्ट नेक्स्ट भंडार है उसमें उसको रेगुलरली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आने के बाद उसको खुला जाएगा और चेक किया जाएगा क्या जो ऑर्नामेंट्स है वो सही है या नहीं है। अभी वो ये बता रहे हैं कि 1978 में गवर्नर कमेटी ने एक रेकमेंड किया था कि उसको खोल के आप देखिए उसमें क्या है। रूल के मुताबिक तब गवर्नमेंट एक ऑर्डर करना चाहिए था कि रत्न भंडार को खोलिए और उसको देखिए। गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं, लेकिन ये मान रहे जो कमीशन बैठा था उस कमीशन के सामने उन्होंने बोला कि हमने खोल दिया। ट्रेजरी से रिकॉर्ड से मिलता है कि वहाँ से चाबी लाया गया था। फिर चाबी वहाँ रखने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वापस नहीं गया वहाँ ट्रेजरी को। चाबी किसके पास रहा उसका कोई हिसाब नहीं। जब मठ टूटते हैं तो सब्जी मंडी बनती है, जब मठ टूटते हैं तो कहीं टॉयलेट बनता है, और जब मठ टूटते हैं तो कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है। आप सोचिए कि हज़ारों करोड़ रुपए का ये जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है वो सरकार करती है और उसके बाद उसे पता नहीं चलता कि ये जो जगह इन्होंने 75 मीटर के दायरे में जो मठों को तोड़ा है उसका क्या किया जाए। तो उसकी परिणति इसी सब्जी मंडी में होती है, जहाँ परवल बिक रहा है, सहजन बिक रहा है, आलू है, कहीं कटहल बिक रहा है। तो ये फंड का मिसमैनेजमेंट है या फिर इनको आइडिया ही नहीं है कि ब्यूटिफिकेशन के बाद वो करेंगे क्या। ये मतलब पैसा चुराने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए ये हो रहा है या फिर एक्चुअल में ब्यूटिफिकेशन करना चाहते, क्योंकि फंड अप्रूव होता होगा ना, वो एक मॉडल दिखाते होंगे कि हम ये करेंगे तब फंड वहाँ से रिलीज होता होगा। तो इसमें मतलब हुआ क्या और पब्लिक इसमें क्यों नहीं, उड़ीसा की पब्लिक कहाँ है? देखिए, आपको आश्चर्य होगा, यूरोप में उनका जो पुराना ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है उनको इंटैक्ट रखते हैं, जो 600 साल का। हम भी प्रयाग शहर में हम देखे 2 साल आगे एक बिल्डिंग था, वो सेकंड वर्ल्ड और एक बॉम्ब लगा था वहाँ, तो हाफ ऑफ द बिल्डिंग तोड़ गया था, डिमोलिश हो गया, लेकिन हाफ अभी तक बचा है। वो बिल्डिंग को ऐसे रखे, उसको तोड़े नहीं। तो वहाँ से जाकर सीखना चाहिए, जो पुराना बिल्डिंग है वो कैसे उसको संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे। लेकिन यहाँ तो जो पहले जो प्लान जो बनाते हैं ऐतिहासिक डेवलपमेंट के लिए, पहले तो प्लान किसी को पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये नवीन सरकार गवर्नमेंट बोलती है 5T बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी काम करते, सब बेवकूफ़, मतलब ये है एब्सोल्युटली फुलिश थिंग्स दे आर सेइंग, बिकॉज वहाँ किसी के साथ कंसल्ट नहीं करते हैं, किसको पूछते नहीं। एक्सपर्ट कमेटी होना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी बनाए, एक्सपर्ट कमेटी पहले मीटिंग हुआ तोड़ने के बाद लिंगराज मंदिर जो एरिया में। तो ये सब जो चीज़ हुआ वो, और जो सेंटर भी जो पैसा रिलीज करता, हमको भी
हमको आश्चर्य लगता है कि सेंटर इतना आसान से कैसे पैसे रिलीज करता है अप्रूव्ड प्लान नहीं देखकर। और लॉ का जो कंप्लायंस हुआ कि नहीं उसको चेक करना चाहिए, सेंटर का भी उसका जिम्मेदारी होता है क्योंकि वो पैसा देता है, दे लॉ एक्चुअली कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो उसको नहीं देखकर कैसे रिलीज करता है वो भी एक आश्चर्य की बात है। इतने जो 400-500 साल पुराने मठ थे जिनका बहुत संपृक्त थे वो मंदिर के साथ, सारे तोड़ दिए। तोड़ के वो जगह खाली कर दी, वहाँ टाइलें बिछा दी, प्लास्टिक के पेड़ लगा दिए, बेंच लगा दिए, छाते लगा दिए, जिस तरह कोई पिकनिक स्पॉट होता है, जो बहुत ही गलत। माने जो मंदिर की जो है कुछ हद तक सफाई हुई, हम मना नहीं करते हैं, लाइटें लगी हैं, मंदिर की परिक्रमा अच्छी हो गई है, पर देखिए एक मंदिर ही होता है। मंदिर के बाहर फल की दुकान होती है, दीप की दुकान होती है, फूल की दुकान होती है, ठीक है, भिखारी भी बैठते हैं। ये यहाँ की नहीं है, पूरे भारत के मंदिर की परम। मंदिर तो कोई शिमला की मॉल रोड नहीं है कि कनॉट प्लेस नहीं है कि आपको सब कुछ साफ चाहिए। अब जिन्होंने जो सोचा बहुत प्रोटेस्ट हुआ पर नहीं माने, इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब क्या, उनको किसी को धमका के तोड़ा, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, मार्केट से ज़्यादा रेट। और वो मठों की अवस्था अच्छी नहीं थी काफ़ी सालों से। जब उन्हें पैसा मिला, कुछ उन्हें खुद ही सरेंडर कर दिया कि हम दे रहे हैं। तो ये काम जब हुआ तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, कोर्ट में भी केस गया। तो गवर्नमेंट का अपना तरीका है, धमकाना, लोगों को डराना। कोर्ट में भी फॉल्स एफिडेविट फाइल किए, पर इन्होंने जो अपनी मनमर्जी कर ली, इन्होंने सब तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद इन्होंने क्या करना है इन्हें पता नहीं है। ऐसे ही खाली जगह सामने पड़ी, अब पूरी जाओगे तो देखोगे मंदिर के आगे 100 मीटर का जो एक बैरियर है, सब टाइल वाइल लगा दिए और वहाँ पर खुला मैदान बना दिया वहाँ पर, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इन मठों को कहा गया था आपको हम लोग रीएस्टैब्लिश करेंगे, दूसरी जगह देंगे, ऐसा ही मठ बना के देंगे, जो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में और एक केस होना चाहिए कि आपने इसे बोला था, उन्होंने ऐसा मठ को तोड़ दिया है, मठ का महंत उसका अगर बेच दिया, मठ का महंत मठ नहीं है, मठ हिंदुओं का है, वो अनसेंट मॉन्यूमेंट है। मठ का महंत बेच देने से अनसेंट मॉन्यूमेंट को गिरा नहीं जा सकता। तो आपके जो आदेश था उसी हिसाब से आप गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को डायरेक्शन कीजिए को उसको फिर से उसी ढांचा में बनवाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं लाख ऑफ रुपीज़ खर्चा होता है, कौन करेगा? ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम एंथुजियास्टिक एक्टिविस्ट है और हम भी बूढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हम 25-30 साल का लड़का है। हम यहाँ चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, यहाँ को किसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है उड़ीसा में। लोगों का भी सपोर्ट नहीं है। लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं है? इसका ये जो मठ था, देखिए पुरी में शंकराचार्य मठ सही ढंग से चल रहा है, मठ की तरह चल रहा है, तो उसको पुरी के लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। वहाँ वो गोवर्धन मठ है, गो वंश का वर्धन करने के लिए उसका नाम गोवर्धन मठ हुआ था। वहाँ अभी गौशाला है, गौशाला चल रहा है। जितने उनके पास जितना साधन है उसी के 400 से 5 गरीब हिंदू बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, वेदाभ्यास करा जा रहा है, धर्मशास्त्र पढ़ा जा रहा है, प्रवचन दिया जा रहा है रेगुलरली। वहाँ धर्मशास्त्र के बारे में आलोचना होता है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों ओडिशा क्या सारा भारत में भी गुरुजी घूम के प्रवचन देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, भाई किताब छपाते हैं, धर्मशास्त्र के ऊपर किताब छपाया जाता है, ये सब चल रहा है। तो उस मठ को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था कि सारे मठ का प्रॉपर्टी हो गया जगन्नाथ जी का, उसी जजमेंट का आधार पर शंकराचार्य मठ का प्रॉपर्टी भी हो गया, जगन्नाथ का हो गया। लेकिन जब हम प्रेशर डाले तो गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम ये प्रॉपर्टी वापस नहीं करेंगे तो पब्लिक हमारे अगेंस्ट में चले जाएंगे, आगे इलेक्शन है। तो उन्होंने एंटायर प्रॉपर्टी वापस कर दिया, बोला कि नहीं ये तो गोवर्धन पीठ है, ये तो हमारा गुरु पीठ है, वो वापस कर दे। क्यों? इसीलिए कि पब्लिक का सपोर्ट था। पब्लिक का सपोर्ट क्यों था? कि वो मठ सही ढंग से चल रहा था। और ये जो आपका एमआर मठ, मंगू मठ क्या था? वह गुंडों का अड्डा था। ऊपर लॉज बनाकर वो भाड़े में बेच रहे थे, लॉज बनाकर
और वहाँ सारे गलत धंधा भी होता था। वैसा ही था, राधावल्लभ मठ का सामने का पूरा बिजनेस अड्डा बना दिया था। तो लोगों को जो पब्लिक है वो मठ चाहते हैं, कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते हैं, कोई लॉजिंग हाउस नहीं चाहते हैं। अगर लॉजिंग हाउस तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तोड़ दीजिए। डिस्ट्रॉय करके किसी भी चीज़ को आप ब्यूटीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपने जो तोड़े गए हैं जो मठ, इसको आप कभी भी नहीं बना सकते। उसके अंदर बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी। वो मठ ऐसे पुरानी बिल्डिंगें थी, उसमें चित्रकारी थी, वो पुराने शैली के वो कमरे थे, पुराना फर्नीचर था, इतना कुछ था उसमें। सबको उन्होंने कुछ नहीं करके और ये सारी की सारी बिल्डिंग बड़े आराम से रिस्टोर हो सकती थी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हुई है। बहुत सारी संस्थाएं हैं और 400-500 साल इन्हें कुछ नहीं होता। तो यही जो अभी ये जो हालत है अभी उसमें लोग भी स्प्लिट हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई हो गई, देखने को अच्छा लगता है, पर वो जो आध्यात्मिक फीलिंग है, जैसा मैंने आपको कहा, एक मंदिर को स्टराइल जगह नहीं है। हमको ये शिमला की माल रोड नहीं है, यहाँ सेल्फी पॉइंट नहीं चाहिए। वो मंदिर मानता हूँ मिस एडमिनिस्ट्रेशन और माल एडमिन, आप उसको ठीक करो। इसका ये मतलब थोड़ी है जब हमने पूछा कि आप क्यों तोड़ दिया ना, वो इलीगल ऑक्यूपेशन में थे, वहाँ इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। अरे इलीगल एक्टिविटी होती तो पुलिस से कहा के बंद कराओ। इलीगल ऑक्यूपेशन था तो उसको एंक्रोचर को बाहर निकालो। लॉ ऑफ द लैंड इज सफिशिएंट। अगर आपका घर किसी ने कब्जा करे तो आप घर तोड़ दोगे? अगर आपके घर में कोई तो आग लगा दोगे घर को? क्या, ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो तीनों रिस्पॉन्सिबल, एटलीस्ट 2 रिस्पॉन्सिबल बॉडीज जो हैं, एक तो जगत गुरु अपना गोवर्धन पीठ के और गजपति महाराज, इन दोनों को एक मैं प्रो एंटी स्टैंड नहीं बोलूँगा, पर उनका जो दायित्व है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही निभानी चाहिए। जब मंदिर सब टूट गया, कुछ दिन पहले मैं मिला जगत गुरु से, मैंने उनको बोला इतना कुछ हुआ, बोला हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आया और हमारी तो सलाह भी नहीं ली, हमें अवगत भी नहीं कराया। मैंने उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने 3 दफ़ा हलफनामा दिया है कि हमने सब स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लिया है और वो एग्री हैं। आप भी तो स्टेक होल्डर हो, सबसे पहले स्टेक होल्डर तो आप ही हो ना। तो सुप्रीम कोर्ट में गलत उन्होंने हलफनामा दिया है, गलत उन्होंने एफिडेविट दिया। आप उसको चैलेंज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए कि कैसे मुझे तो बताया ही नहीं, मेरे बिना बोले ये सब किया है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और उस एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, बाकी जगह भी जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, बड़ा स्ट्रांग जो टेंपल जब टेक ओवर हुआ था वैष्णो देवी का, जगमोहन थे, प्रैक्टिकली मिलिट्री टेक ओवर हुआ था। आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या किसी सर्विंग ब्यूरोक्रेट को देखिए, किसी मिलिट्री के रिटायर्ड आदमी को दीजिए उसकी मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो सेवायत क्लास भी है बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, मानती नहीं है किसी की बात, ठीक है, अपनी मन मर्जी करती है। कुछ हद तक एक माफिया भी काम करता है वहाँ, बहुत बड़ा लैंड माफिया है, वो टूरिस्ट सेंटर बन गया है। इस सब को सरकार को देखना चाहिए। और इससे देखिए आस्था लोगों की जो है, लोग बहुत मतलब विचलित भी हैं और उनको आघात भी पहुंचा है, ठीक है। जब अभी लोग जाते हैं, जो असली श्रद्धालु हैं जो जाते हैं, वो हैरान होते हैं अब वो नई जगह देख के कि यही वो मंदिर। अभी मैं भी जैसे कहूँगा, वो आप वहाँ जाओगे तो आध्यात्मिकता की फीलिंग नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा प्रदेश ने यहाँ पे 1 लाख रुपए जमा करके दिए हैं इस डिमोलिशन के लिए। संबित पात्रा इस पे चुप है, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। बाकी के लोग जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने भी इस बात की बड़ाई की है कि हाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये जो मठों को तोड़ा जा रहा है, डिमोलिशन ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाजपा भी क्यों चुप है, क्योंकि भाजपा जिसको हम जानते थे कि जो कि हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, सब धर्म को जो सपोर्ट करने वाली है। हमने उन पीएम साहब को भी लेटर लिखा, हमने एक ओपन लेटर भी लिखा था कि आप प्लीज़ आइए। जब मंगू मठ टूट रहा था, मंगू मठ के टूटने से पहले हमने सबको लेटर लिखे कि आइए आप थोड़ी हमारी मदद करिए, यहाँ पर ऐसे करके चल रहा है, मठें किस लिए टूट रही हैं कोई पता नहीं, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किस लिए लिया है, क्यों लिया है, हमें कोई कुछ नहीं बताया जा रहा। सब कुछ चीज़ें जो है वो अंदर रैप्ड रखी जा रही हैं, जो ऐतिहासिकता है वो ख़त्म करी जा रही हैं, मगर उनकी तरफ से भी कोई भी स्टेप आगे नहीं आया कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि मंगू मठ या पंजाबी मठ, जो अभी बौली मठ बचा है, मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि बौली मठ बचा हुआ है उसको हम बचा लें किसी तरह से। इस मंदिर को तो 14 दफ़ा अटैक किया था उड़ीसा में। जब मुग़ल और अफ़गान आए थे, बहुत मंदिर तोड़े गए थे, बहुत कुछ करा गया था, ठीक है। पर जो पिछले 1.5 साल में हुआ है, ये उस समय भी नहीं हुआ था।
वो तो कुछ मूर्तियों को खंडित कर देते थे, तोड़ देते थे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, पर ऐसा कोई ज़मीन धस नहीं करते थे। यहाँ तो इन्होंने पूरा बुलडोज़र और सब अनसाइंटिफिक वे में एक मंदिर के पास जो उड़ीसा के जो मंदिर हैं, इसमें कोई सीमेंट गारा नहीं लगता है, ये पत्थर के ऊपर पत्थर है, ग्रेविटी से रहते हैं। उसके पास हैवी मशीनरी यूज़ करना, एक्सकवेटर, जैक हैमर्स, न्यूमेटिक ड्रिल्स, हाईवा मशीन्स, एक्सकवेटर, बुलडोज़र, ये सब इनको पता भी नहीं था कि ये कोई हेरिटेज प्लान इनके पास था ही नहीं। मन इच्छा अगर हमने तोड़ना है तो हमने तोड़ना ही है, किसी की नहीं सुनेंगे। काफ़ी लोग बेघर हुए, कुछ मालामाल भी हो गए, जैसे हर जगह होता है, ठीक है। तो जो हुआ हमारी नज़रों में, काफ़ी सारे संस्थाओं ने प्रोटेस्ट किया, पर जैसे मैंने आपको कहा सरकार यहाँ पर एब्सोल्यूट दे आर इन पावर, तो उन्होंने हर तरह का बल लगा के अपनी मनमानी करके तोड़ दिया। पर अब तोड़ने के बाद हाथ पे हाथ धरे बैठे, उन्हें पता नहीं हमने करना क्या, इतनी ज़मीन तो खाली मिल गई। यहाँ पर सब जो मंदिर मठ था वहाँ का सब नष्ट हो गया है। इसके लिए हम यहाँ के जो सेवायत है और स्थानीय लोग हैं, इसके लिए बहुत मन कष्ट है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, टूरिस्ट आए, लेकिन हमारा मठ और मंदिर वैसे ही वैसे बना रहे। एक और चीज़ है, रथ यात्रा को लेके एक पब्लिक में मुहिम चली थी पिछले साल, और क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंड खुद ही रथ यात्रा के अगेंस्ट था और पहली बार शायद सैकड़ों सालों में वो रुक जाती, लेकिन किसी तरह लोगों ने एक कलेक्टिव जो आप बात कर रहे हैं वो आवाज़ उठाई, और फिर हमें देखने को मिला कि नहीं, लोग अगर चाहेंगे तो सरकारें झुकती हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लोगों से लगता है कि लोग उस तरह से बात कर रहे हैं, या सिर्फ डिजिटली ही थोड़ा बहुत चैटर हो रहा है, लोकल मीडिया में खाली चल रहा है? ये बात सच है कि जगन्नाथ एक बहुत बड़ा इमोटिव इशू है, सिर्फ ओडिशा नहीं, बंगाल में भी, ठीक है। इट्स वेरी मच क्लोजली अटैच्ड, आराध्य देवता हैं, सब लोग के चाहते हैं, और वो उसको भगवान स्वरूप भी नहीं देखा जाता है, उनको एक भाई के स्वरूप में देखा जाता है, एक मित्र के स्वरूप में देखा जाता है, दरिद्र नारायण के रूप में देखा जाता है। सिर्फ जैसे वो पेडेस्टल पर भगवान को बिठाते हैं, भगवान बाहर आते हैं, भगवान सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, बीमार होते हैं, रूठ जाते हैं, इस तरह के बहुत कम ही ऐसे देवी देवता हैं। तो ये सत्य नहीं है कि कभी भी जगन्नाथ रथ यात्रा रुकी थी, बहुत दफ़ा रुकी थी। बीच बीच में तो सालों सालों नहीं हुई थी। जब अफ़गान मुग़लों का अटैक होता था तो सालों सालों भगवान ही नहीं थे, क्योंकि विग्रहों को भी लेके छुपाया गया था किसी गुफा में, कहीं 200 किलोमीटर दूर जंगलों में नीचे दफनाया गया था, दबा के रखा गया था। तो ये बात सच नहीं है कि पहले नहीं रुकी है। हाँ, जब पिछली दफ़ा रथ यात्रा की बात हुई थी तो उस टाइम पीक पीरियड पे था, ठीक है। ये भगवान का आप महिमा या चमत्कार कीजिए कि पुरी में इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। तो ये रथ यात्रा होगी या नहीं होगी, इसमें शुरू से ही आशंका थी। पर फिर जैसे मैंने कहा, इमोटिव इशू था, क्योंकि रथ बनाने की प्रक्रिया कोई अचानक तो होती नहीं है, 3 महीने पहले से शुरू होती है। तो ये सारे जो मूव्स थे 3 महीने पहले से, जैसा हर विधि पूर्वक उन्होंने शुरू कर दिया था। लकड़ी आई थी, वो ठीक जगह पे थी, कट रही थी, वो लोग काम कर रहे थे, जितने भी नॉर्म्स थे। पर सरकार को ये भी पता था कि एक टाइम बॉम्ब होगा, अगर हम पूरा वहाँ 8 लाख 9 लाख आदमी अगर इकट्ठे होंगे, जैसा हमेशा होते हैं, तब क्या होगा वो तो उस टाइम में जमायत की भी, तबलीगी जमायत की बात हुई थी, ये वो। तो फिर भी तो देखिए, प्रैग्मेटिक स्टैंड तो यही था कि मैंने कहूँगा रथ यात्रा होनी नहीं चाहिए थी, वही 200-400 पुलिस वालों को लेके खींच के करनी चाहिए थी। पर उसको पहले वही मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो वही किया था, सरकार ने डिसीजन दिया था। पर फिर पब्लिक इमोशन, जैसे मैंने आपको कहा, उसको टर्न अराउंड करा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गाइडलाइंस। और ये भी मैं आपको कहूँगा, गाइडलाइन माने नहीं गए थे, जितनी पब्लिक बोली गई थी उससे बहुत ज़्यादा थी, और कोई नॉर्म्स नहीं थे, और उसके अंजाम भी भुगतना पड़ा था। बाद में बहुत कोरोना वहाँ फैला था, पर फिर भी ठीक है, ये भी एक ये था। तो ये अपना जो मैं जैसे आपको फिर कहा, ये पब्लिक इमोशन में स्वे है ना, प्रैक्टिकल जो चीज़ है। अब इस साल, पिछले साल रथ यात्रा यहाँ नहीं हुई थी, जो एक ओल्ड टाउन में होती है भुवनेश्वर में भी, वो अनइंटरप्टेड थी, वो कभी भी बंद नहीं हुई थी, उसे रोक दिया गया था। रथ बना हुआ था, उसे नहीं होने दिया गया था। पर जैसे मैंने आपको कहा, जगन्नाथ जी बहुत ही मोटिव इशू है। तो वो हुआ, वो ठीक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंड डाउन किया पब्लिक सेंटिमेंट को। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट की बात है, हम नहीं बोल सकते हैं, पर एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया था, और कुछ हद तक उसके अंजाम भी पुरी के लोगों को, सेवायत लोगों को भोगने पड़े थे, ठीक है। क्योंकि वहाँ जिस तरह का ये हुआ था, नॉर्म्स नहीं लिए गए थे, काफ़ी हद तक कोरोना वहाँ बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद में उसका इफेक्ट नज़र आया था। काफ़ी लोग सशंकित हैं कि इन पैसों का होगा क्या, और सशंकित इसलिए है क्योंकि इसको 4 संस्थाएं देखती है।
एक गजपति महाराज हो गए, दूसरे शंकराचार्य हो गए, तीसरा जो है टेम्पल ट्रस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए चलता है, और चौथा मुक्ति मंडप है, पंडा लोगों का जो समूह है। सशंकित इसलिए हैं कि पहले भी इस मंदिर के पैसों को लेके, इसका जो दान में पैसा आता है और बाकी कई चीज़ें, इसमें सेवायत का इशू हो जाता है, पंडा लोगों का इशू है, कि काफ़ी सवाल उठाते रहे जो भी लोकल लोग हैं, जो भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो कहते रहते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए ये हज़ारों करोड़ का जो फंड आने वाला है, कॉर्पस फंड में तो आ जाएगा, लेकिन कॉर्पस फंड से वो कहाँ जाएगा ये किसी को पता नहीं है।